बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान अगर ये दो काम छोड़ दे तो उसके साथ मुस्तकिल ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, ये कहना था जेडी वेंस का। किन दो मामलात का तस्करा उन्होंने किया, इसके साथ साथ जायजा लेंगे गुज़िश्ता रोज़ स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात, मुज़ाकरात के बाद जारी होने वाले एलामिये, मुज़ाकरात के दरमियान आने वाले तात्तुल, उस दौरान पाकिस्तान की सफारतकारी, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की परेशानी, फील्ड मार्शल का तस्करा, और इसके साथ साथ उन तमाम चीज़ों का जहाँ गुज़िश्ता रोज़ से आप मीडिया के ऊपर देख रहे हैं तस्करा हुआ था, उसमें बहुत सारी अंदर की स्टोरीज़ हैं कि आखिर किन चीज़ों के ऊपर ताल्लुकात इस कदर ख़राब हुए, मामलात इस कदर ख़राब हुए कि ईरान मुज़ाकरात छोड़कर जाने लगा। इसका आज तफ़सील से जायज़ा लेंगे। इसके साथ साथ जायज़ा लेंगे, आज आपको बताएंगे कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा दे चुके हैं। ये 10 सालों के अंदर छठे बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थे, तो क्या बरतानिया का निज़ाम अदम इस्तेहकाम का शिकार है? मुख्तसर सा जायज़ा इसका भी लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इटली के लिए बड़े नाराज़ नज़र आते हैं क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी ने उनके खिलाफ बात की है। वो बात का तज़किरा हम 2 रोज़ से कर रहे थे, लेकिन आज आपको मज़ीद तफ़सील बताएँगे जिसमें उन्होंने नेटो को भी साथ ही रगड़ दिया और एटम बम का तज़किरा भी आया है। वो सारी क्या बातें हैं आज के व्लॉग में तफ़सील से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ज़रा आ जाते हैं उस मामले की तरफ के जो गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात की सूरत में हमारे सामने आया। हमने देखा कि एक हॉल था जहाँ पर जो है वो मुज़ाकरात हो रहे थे। स्विट्ज़रलैंड में एक लेक के किनारे था, पीछे लेक यानी कि झील का एक खूबसूरत मंज़र था। पाकिस्तान के भी बहुत सारे सहाफ़ी मौजूद थे, हमारी उनसे भी बात हुई, मुख्तलिफ़ ज़राए से बात हुई। जो ख़बरें जमा हुई हैं ज़रा वो आपको एक-एक करके बताते हैं। तय ये हुआ था कि दोनों ममालिक जो है वो एक हॉल के अंदर आएँगे, मुज़ाकरातकार की हैसियत से पाकिस्तान और कतर मौजूद होंगे और वहाँ पर मीडिया से बातचीत होगी, और ये मुज़ाकरात से पहले होगा। इससे पहले हमने देखा था कि लबनान में जंग बंदी के हवाले से ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो यहाँ यानी कि स्विट्ज़रलैंड आने से रिलक्टेंट थे, लेकिन पाकिस्तान उनको किसी न किसी तरीके से राज़ी करके उस जगह पर ले आया था जहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे थे। पाकिस्तान के बहुत से सहाफ़ी इस बात के मुंतज़िर स्विट्ज़रलैंड में मौजूद थे कि यहाँ पर जो है वो एमओयू के ऊपर जो है वो दस्तखत हो रहे हैं, लेकिन एमओयू के ऊपर दस्तखत जो है वो हो चुके थे इलेक्ट्रॉनिकली। डोनाल्ड ट्रंप खुद दस्तखत करने में ख्वाहिशमंद थे, खुद दस्तखत वो कर चुके थे G7 के मौके के ऊपर, उसकी मज़ीद तफसील में नहीं जाते। बहरहाल मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से मोहसिन नकवी साहब को भेज के फील्ड मार्शल की कोशिशों से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बराह रास्त कोशिशों से, कतर की कोशिशों से, कतर के वज़ीर-ए-आज़म भी वहाँ मौजूद थे। इन सब की कोशिशों से ईरान भी मौजूद था, अमेरिका भी मौजूद था, और मुज़ाकरात के दूसरे दौर का एक आगाज़ हो चुका था। जब हम दूसरा दौर कहते हैं तो पहला दौर मुज़ाकरात का जो है वो इस्लामाबाद में हुआ था और दूसरा दौर जो है वो स्विट्ज़रलैंड में हो रहा था। बीच में जो एमओयू हुआ था वो ज़ाहिर है कि मुज़ाकरात बराह रास्त इस तरीके से आमने-सामने बैठकर नहीं थे, और वो एमओयू जो था बेसिकली वो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हमने आगे किस तरीके से जाना है। अब गुज़िश्ता रोज़ मैं पहले आपको ये बता दूँ कि एक रोड मैप के ऊपर जो है वो दोनों पार्टियाँ मुत्तफ़िक हो चुकी हैं, उस रोड मैप का भी आपको तज़किरा करते हैं। तो बहरहाल मुज़ाकरात से पहले सूरत हाल ये थी कि जब ईरानी वफ़्द आया अंदर, तो उन्होंने देखा कि मीडिया इतनी बड़ी तादाद में उस हॉल के अंदर मौजूद है। हॉल खचाखच भरा हुआ है। एक जानिब अमेरिकन्स खड़े हैं, बीच में पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ईरानी वफ़्द का इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं। तो अब्बास इराक़ची अंदर आए, अंदर आके उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से हाथ मिलाया और उसके बाद वापस चले गए। ये एक ऐसा मौका था कि जहाँ पर मोहसिन नकवी को इशारा किया गया कि आप जाइए ज़रा इनसे बात कीजिए, क्योंकि ईरानी वफ़्द ने अंदर आने के बाद कहा कि आप मीडिया के सामने मीडिया ऑप्टिक्स क्यों क्रिएट करना चाहते हैं। हालांकि बताया जाता है कि ईरान भी अपनी मीडिया टीम्स लेकर आया था और वो भी मुस्तकिल कवरेज कर रहा था, लेकिन इस वक्त ईरान का बड़ा मसला ये है कि उनको एक बयानिया दरकार है। उनको अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को बताने के लिए कि वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो कुछ सरेंडर नहीं कर रहे, वो कोई हथियार नहीं डाल रहे, और मुज़ाकरात बराबरी की बुनियाद पे हो रहे हैं, उनका हाथ ऊपर है, उनके ऊपर जुल्म हुआ था, लिहाजा उन तमाम चीज़ों को वो ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा एक भी मौका आए कि जहाँ पर जो है वो कोई ऑप्टिक्स ऐसे जाए या कोई ऐसा पैगाम जाए कि जहाँ ये महसूस हो कि ईरानी बहुत इत्मीनान के साथ अमेरिका से मुज़ाकरात कर रहे हैं। उन्होंने अपने लोगों को ये बताना है। उन्होंने जहाज़ का नाम भी मीनाब के नाम पे रखा, उस स्कूल के नाम पे रखा जो अमेरिका के इब्तदाई हमले के अंदर बच्चियों की शहादत की सूरत में सामने आया। तो ईरान कोई ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं था कि जो उनको अपने मुल्क में जाके मुश्किलात का शिकार करता। क्योंकि हमने देखा कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा ख़ामनेई, उनका भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर थे, लेकिन जो इस वक्त क़यादत है उन सब की गुज़ारिश थी और उन सब की रिक्वेस्ट थी, लिहाजा मैं जो है वो इस एमओयू को जो है वो दस्तखत करता हूँ या इसको जो मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ और ईरान की कौम को कहता हूँ कि हम अपने हक़ से सरेंडर नहीं करेंगे। बहरहाल ये तमाम बातें अपनी जगह हैं। ज़ाहिर है कि ईरान ऐसा नहीं चाहता था, ख़ुद अपने मीडिया के ज़रिए वो ज़रूर एक हाइप क्रिएट करना चाहता था और करता भी रहा। गुज़िश्ता रोज़ ईरान का मीडिया में बताता रहा कि जो है ईरान जो है वो मुज़ाकरात से वापस जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान और कतर मौजूद थे। पाकिस्तान और कतर ईरान को समझाते रहे कि ये मौका आपके लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि इस्लामाबाद
अंडरस्टैंडिंग से जो है वो अचानक अमेरिका चला गया था। तो उन्होंने समझाया कि जब अमेरिका गया था तो उसने अपनी ट्रेन मिस कर दी थी, या अपनी आप ये कह लें कि चांस मिस कर दिया था। अब ये चांस जो है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर आपके लिए है। अगर आपने ये चांस मिस कर दिया तो जो इस वक़्त अमेरिका डील दे रहा है, हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आपका नुकसान भी बढ़ जाए और आपको वो डील भी ना मिले। बेहतर है कि आप अपनी डील जो है वो ठीक तरीके से आगे होने दीजिए। बहरहाल ईरान का वफ़द जो है वो कुछ देर के लिए चला गया, फिर ईरान ने एतराज़ किया कि मुज़ाकरात की शक्ल इस तरह नहीं होनी चाहिए जिस तरह से चारों फ़रीक आपस में बैठे हैं, पाकिस्तान और कतर बैठे हैं और दोनों फ़रीक आमने-सामने हैं। हम इस तरह से नहीं चाहते, हमें मुख्तलिफ़ तरीके से बात करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया था जिसके ऊपर कालिबाफ बहुत नाराज़ नज़र आ रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो ये कह दिया था कि वो ईरान के ऊपर बमबारी कर देंगे अगर जो है वो ईरान मुज़ाकरात में ठीक से बात नहीं करता या अपनी प्रॉक्सीज़ को कंट्रोल नहीं करता जो लबनान के अंदर ऑपरेट कर रही हैं हिज़्बुल्लाह की सूरत में। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से जो है वो ऐन उस मौके पे डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने कि जब लोग हॉल में दाखिल हो रहे हैं तो बहुत ही कशीदा सूरत-ए-हाल कर दी थी, और उसका फिर नतीजा हमने देखा कि कल एक तस्वीर सामने नहीं आई जो ईरान एग्री करके बताया जा रहा है कि फिर जो है वो पीछे हट गया। बहरहाल सफारतकारी में ऐसे नशेब व फराज आते हैं, कभी गाड़ी नीचे जाती है, कभी गाड़ी ऊपर जाती है, और जेडी वैंस ने ये बताया भी है कि ऐसे नशेब व फराज की उन्हें तवक्का भी थी। बहरहाल जेडी वैंस की क़यादत को, जेडी वैंस की बसीरत को अगर जो है वो इस मौके पे अप्रिशिएट ना किया जाए तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जेडी वैंस बहुत मेहनत के साथ इस तमाम मुज़ाकराती मामलात को देख रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी गुफ्तगू, उनका चेहरे के ऊपर इत्मीनान, उनके चेहरे के ऊपर मुख्तलिफ़ एक्सप्रेशंस ये बताते हैं कि वह बहुत ही कंपोज़ और काम तरीके से जो है वो इस तमाम मुज़ाकराती मामले को जो है वो आगे की तरफ लेके चल रहे हैं। बहरहाल जेडी वैंस ने किसी मौके के ऊपर भी जो है वो ऐसा मौका नहीं दिया कि जहाँ पे अमेरिका किसी प्रोटेस्ट की तरफ जाता। बहरहाल मुख्तसर ये है कि दोनों जानिब से जो है वो बातचीत को, हालात को, मामलात को समझा गया, और जो है वो एक मुश्तरका एलामिया सामने आया। उसके पूरा मैं तज़किरा आपसे करूँगा, लेकिन इस दौरान हमने देखा कि जेडी वैंस ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, फ़ील्ड मार्शल और कतर के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो ये मौजूद थे, फ़ील्ड मार्शल साइड में थे। उन्होंने तारीफ़ करते हुए कहा कि मैं 2 ही लोगों से जो है वो पिछले 3 महीनों में इतनी ज़्यादा बातचीत करता रहा हूँ, एक हिंदुस्तान से है, एक पाकिस्तान से। उन्होंने कहा मैं ज़रा तफ़न्नुन कह रहा हूँ, मज़ाक के तौर पे कह रहा हूँ कि एक मेरी अहलिया है जो हिंदुस्तान से है, और दूसरे पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल हैं कि जो एक बड़े डिप्लोमेट की हैसियत से सामने आए हैं, जिसमें उनका किरदार सामने आया है कि वो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो आर्मी पर्सनल ज़रूर है, लेकिन साथ साथ वो जो है वो एक अच्छे डिप्लोमेट भी हैं। तो बहरहाल ये पाकिस्तान के लिए एज़ाज़ की बात है, पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल के लिए एज़ाज़ की बात है, और हिंदुस्तान के लिए परेशानी की बात है कि उसने एक नाहक पाकिस्तान पे हमला करके पाकिस्तान की इस पोजीशन को इस जगह पर जो है वो लाने में मदद दी। बहरहाल जी, मुज़ाकरात जब हो गए, रात 18 घंटे की इत्तला आई कि 18 घंटे के बाद मुज़ाकरात ख़त्म हुए, तो फिर एक एलामिया सामने आया, एक कतर की तरफ से आया, एक पाकिस्तान की तरफ से आया, और कतर और पाकिस्तान का जो एलामिया था वो मुश्तरका था, यानी कि उसका टेक्स्ट तकरीबन एक जैसा है। साथ अब्बास इराक़ची का बयान आया। अब्बास इराक़ची का बयान मैं आपको पहले बताया था। वो कहते हैं कि जी बड़े मेहनत के बाद पाकिस्तान और कतर की जो है वो एक ड्राफ्ट हम तैयार कर सके हैं, या कुछ चीज़ों के ऊपर हम जो है वो मुत्तफ़िक हो गए हैं, जिसके मुताबिक उन्होंने अपने हिस्से की चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि जी हमारे तेल के और पेट्रोकेमिकल्स के जो की तरसील के ऊपर जो पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म होगी। आपने हरमुज़ के हवाले से उन्होंने नहीं बताया, हमें वैसे पता लगा है कि आपने हरमुज़ के ऊपर जो है वो किसी किस्म की ब्लॉकेड नहीं होगी, चाहे अमेरिका की तरफ से हो, चाहे इनकी तरफ से हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे चुके थे कि वो आपने हरमुज़ पे कब्ज़ा कर लेंगे अगर ईरान ने जो है वो सीधे अच्छे बच्चों की तरह बात नहीं की। तो अब्बास इराक़ची का बड़ा मुतवाज़न किस्म का, बड़ा सफारतकारी से भरपूर एक ट्वीट था, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि कुछ असासे भी उनको जो है वो रिलीज़ हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं, और ईरान इसको जो है वो एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हम जो है वो रिसीविंग एंड पर चीज़ों को ले भी रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट भी आ रही है वहाँ से। पाकिस्तान और कतर के अगर मुश्तरका बयान की बात की जाए तो उसके अंदर जो है वो ये बताया गया कि एक रोड मैप जो है वो तय पा चुका है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के जो है वो नतीजे के अंदर है। और रोड मैप जब हम कहते हैं तो मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ, उसके बाद एक एमओयू हुआ। एमओयू के अंदर जो है वो 14 नुकात हुए, जिनके ऊपर इत्तफाक हुआ, दस्तखत हुए। दस्तखत के बाद अब उन 14 नुकात तक पहुँचना कैसे है, उसका एक नक्शा जो है वो तरतीब पाया। उसमें जो है वो कमेटियाँ बनी। कमेटी ये बनी कि जो लबनान के मामलात को जो है वो फ़रीक़ैन और साथ जो है वो सालिसों के गुफ्तगू के नतीजे में, आप इसको ये कह लीजिए कि व्हाट्सएप ग्रुप बन गए। इसको मैं अगर आपको समझाने के लिए कहूँ कि जिसमें जो है वो आप अपना मसला लिखेंगे और बाकी जो है वो लोग मसले का हल तजवीज़ करेंगे। तो
किस तरीके से मिल बैठ के कमेटियाँ बनी, लबनान के मामले पे अलग बनी, ईरान के असासों के मामले पे अलग, तो इस तरीके से 4-5 जो है वो आप कह लें कि एक तरीक़ेकार तय हो गया कि अब हमने आगे कैसे चलना है, न्यूक्लियर मामलात को आगे लेकर कैसे चलना है। इसके साथ साथ असासों के इंजमात के हवाले से जो ईरान की मुश्किलात हैं उसको कैसे दूर करना है। तो आप ये कह लें कि एक पूरा रोड मैप तरतीब पाया कि जो मुश्तरका एलामिया के अंदर हमें नज़र आता है कि किस तरीके से जो है वो इस सालिसी के अमल को 60 दिन के अंदर कंप्लीट करना है और कौन कौन सी बात को किस किस तरीके से जो है वो किसने करना है। अब ज़ाहिर है कि इस वक्त भी मुज़ाकरात जारी हैं, क़यादत बेशक चली गई है, अब्बास इराक़ची तहरान वापस चले गए हैं, बाकर कालिबाफ तहरान वापस चले गए हैं, वज़ीर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। और वापस क्यों आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। फील्ड मार्शल भी ज़ाहिर है कि वापस आ जाएंगे, जेडी वेंस भी वापस चले जाएंगे, और वापस आने का की वजह यह है कि अब टेक्निकल टीम में आपस में मुज़ाकरात करेंगी। ज़ाहिर है कि हर चीज़ की एक टेक्निकल जो है वो टर्म होती है, टेक्निकलिटी होती है। अब अगर आपने यूरेनियम निकालना है तो वो कैसे निकालना है, तो ये वही लोग डिस्कस कर सकते हैं कि जो इसके माहिर हों। बैंक से जो है फ़ंड की रिलीज़ होनी है, वो कितनी रिलीज़ होनी है, कैसे रिलीज़ होनी है, वो टेक्निकल कमेटी अपना प्रपोज़ल लेकर आएगी, जिसके बाद जो है वो क़यादत डिसाइड करेगी। तो ये आम तौर पर किसी भी मामले के अंदर यही होता है कि आप जो है वो जो बड़े लोग होते हैं आपस में बैठते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि जी ठीक है, हमारी फाइनेंस टीम, हमारी फ़लाँ टीम बैठ के जो है वो चीज़ों के ऊपर प्रपोज़ल लेके आएगी, और प्रपोज़ल जब वो लेके आएगी तो उसके बाद हम तय कर लेंगे कि हमने कैसे आगे चलना है। तो अब आप ये कहिए कि फॉर्मल जो है ऐलान हो चुका है कि टेक्निकल टीम्स आपस में मुज़ाकरात करेंगी। ज़ाहिर है वो मैंने आपको बताया इस तरह से वो हर मखसूस फ़ील्ड की अलग अलग टीमें होंगी, और वो 60 दिन के अंदर फिर पूरा पूरा उसका रोड मैप तय किया गया है, कौन कब रिपोर्ट देगा, कैसे रिपोर्ट आएगी, कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में क्या होगा, आपने हॉर्मुज़ के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में क्या होगा, लबनान पे कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में क्या होगा। तो अब आप ये कह लें कि ब्लैक एंड वाइट में जो है वो चीज़ें तय हो गई हैं कि कौन क्या काम करेगा, हर किसी के ज़िम्मे उसका उसका काम जो है वो लग चुका है। तो अब आप ये कह लें कि ये मामला तकरीबन जो है वो ठीक हो चुका है, और इसको तेल की मार्केटों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। तेल की कीमतें तेज़ी के साथ जो है वो गिर रही हैं। इसका मतलब ये है कि इस मैसेजिंग को जो है वो दुनिया ने बड़ा पॉजिटिव लिया है, बावजूद इसके कि इसमें बीच में हर्डल आए भी थे। और हर्डल जो आ रहे थे वो ये भी आ रहे थे कि ईरान बार बार आपने हॉर्मुज़ बंद करने का ऐलान और खुलने का ऐलान जो करता था, उससे अनसर्टनिटी फैलती थी, गैर यकीनी की सूरत हाल फैलती थी, जो कारोबार के लिए ठीक नहीं थी। तो अब उसका भी उम्मीद है कि ख़ात्मा हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है वो मसूद पज़ेशियान है ईरान के सदर, वो कल जो है वो पाकिस्तान के दौरे पे पहुंच रही हैं। इत्तलात हमें आई हैं वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। 1 दिन का 24 घंटे का उनका दौरा होगा, वो यहाँ आएंगे, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की आवाम, हुकूमत, इन सब का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने जो है वो फैसिलिटेट किया। ये गुडविल जेस्चर के तौर पे आप ये कह लीजिए कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और जेडी वेंस तो गुज़िश्ता रात जो है वो स्विट्ज़रलैंड के बहुत तारीफ़ें भी पाकिस्तान की कर चुके हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान के रोल को ऑफिशियली भी जो है वो हर जगह से एक्नॉलेज किया जा रहा है, तस्लीम किया जा रहा है। मज़ीद अगर आ जाए तो जेडी वेंस ने 2 जो शर्तें रखी हैं ईरान के लिए रखी हैं, वो ये कहते हैं कि ईरान अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाए, जैसा कि वो हो रहा है, और इसके साथ साथ इलाके में अदम इस्तेहकाम के लिए जिन प्रॉक्सीज़ को वो सपोर्ट करता है, उससे अगर वो बाज आ जाए तो हम जो है वो उसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बना सकते हैं। और जब प्रॉक्सीज़ की बात होती है तो इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान की प्रॉक्सीज़ मौजूद हैं, यमन में मौजूद हैं, हूसी बागियों की सूरत में मौजूद हैं, खित्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए ईरान की मुख्तलिफ जगहों पर फंडिंग के मामलात मौजूद हैं। तो बहरहाल उस हवाले से जेडी वेंस का कहना था कि अगर ये 2 चीज़ें हो जाएँ तो हम जो है वो आगे चल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि एक न्यूक्लियर मामलात के ऊपर तो डिस्कशन हो रही है, और ईरान को भी सोचना चाहिए कि अपने मुल्क की डेवलपमेंट के ऊपर तवज्जो दें। ये जो फंड्स उनको मिल रहे हैं, ये दूसरों की जंगों में झोंकने के बजाय अपने मुल्क के और अपने आवाम के ऊपर, जो पहले बहुत शदीद महंगाई और पाबंदियों की एक जद में गुज़श्ते 40-45 साल से, तो इस मौके के ऊपर ईरान को भी जो है वो रास्ता बनाना चाहिए, बजाय इसके कि वो किसी बंद गली में किसी तोसी पसंदाना ख्वाहिश के तहत जो है वो फंस जाए। फिर मज़ीद अगर आगे की तरफ चले तो ये मामला तो अब एक तरफ हो गया। मेरा ख़्याल है मैं इसको जो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे कीयर स्टारमर, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने जो है वो इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया। वो जब इस्तीफ़ा दे रहे थे तो आप दीदा हो चुके थे। उन्होंने कहा कि 2 साल के अंदर मैं तब्दीली जितनी ला सकता था मैं लाने की मैंने कोशिश की, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता था। मैं उस वक़्त तक अब निगरानी के तौर पर जो काम करूँगा जब तक नया वज़ीर-ए-आज़म नहीं आता। लेबर पार्टी से वो ताल्लुक़ थे, और तकरीबन 14 साल बाद 2024 में लेबर पार्टी जो है वो कंज़र्वेटिव पार्टी को हराकर बरसर इक़्तिदार आई थी। गुज़िश्ता 10 सालों में जो है वो कोई 6 के करीब प्राइम मिनिस्टर तब्दील हो चुके हैं। इसका मतलब जिनका अरसा 30 सालों में जिन्होंने तब्दील होना था वो 10 साल में हो गया है। तो ये एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो है वो अदम इस्तेहकाम का एक इशारा भी है कि जिसमें एक पार्टी को तब्दील किया गया, यानी कि कंज़र्वेटिव पार्टी 14 साल बाद हारी, और जो है वो लेबर पार्टी आई, लेकिन लेबर पार्टी भी जो है वो सस्टेन नहीं कर सकी।
लेबर पार्टी की तरफ से प्रेशर भी था कि आपकी वजह से पार्टी जो है वो, चूँकि आप डिलीवर ठीक नहीं कर रहे, लिहाजा पार्टी के ऊपर जो है वो बड़ा प्रेशर है, इन हाउस तब्दीली आप करें, हुकूमत हमारी रहेगी और हम किसी और साहब को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनाएँगे। तो बहरहाल वो दिन आ चुका है। लेकिन इससे पहले अहम बात ये है कि शायद ऐसा होता नहीं है दुनिया में कि कोई और मुल्क जो है वो उसका सरबरा ऐलान करे कि फ़लाँ मुल्क के अंदर तब्दीली आने वाली है और फ़लाँ मुल्क जो मेरा इत्तेहादी था उसके अंदर तब्दीली आने वाली है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रात ये कहा कि एनर्जी और इमिग्रेशन 2 मसाइल ऐसे थे कि जो कीर स्टारमर की नौकरी खा गए और उन्होंने कहा कि वो शायद कल इस्तीफ़ा दे दें और आज हुआ भी यही कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। हमने अपने व्लॉग में भी एक कल ये खबर दी थी कि इस्तीफ़ा दे दें, तो कोई ऐसी छुपी हुई ढकी-छुपी खबर नहीं थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान करना, ये बहरहाल एक बड़ी खबर थी कि वो किस हैसियत से ऐलान कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त भी एग्रेसिव है। ईरान के हवाले से बयान तो अपनी जगह, लेकिन जॉर्जिया मेलोनी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि इटली को कुछ पता नहीं है, हमने इतने अरसे जो है वो नेटो के ऊपर इतना ख़र्चा किया और नेटो जो है वो हमारे हमें वक्त पड़ा तो हमारे लिए मौजूद नहीं थी, तो हम क्यों ख़र्चा कर रहे थे, यूरोप को सोचना चाहिए। ये वो इस तरीके से जो है वो उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है, पहले भी करते रहे हैं, अब दोबारा उन्होंने तनकीद की है। तो यूरोप के साथ अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो G7 समिट के मौके पे हमें महसूस हुआ था कि ठीक हो रहे हैं, लेकिन वो ताल्लुकात एक जॉर्जिया मेलोनी के एक बयान की वजह से फिर से दोबारा से ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि G7 समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय सरबराहान से मुलाकात के दरमियान बड़े अच्छे जेस्चर्स दिए थे, उनके सामने बैठ के दस्तखत किए थे एक MOU के ऊपर, यानी कि एक तारीखी मौका उनके सामने लेके आए थे और फ्रांस के अंदर ब्रावो यू करके तारीफ़ें भी कर रहे थे। लेकिन बहरहाल लगता यह है कि एक बयान ने जो है वो उनको दोबारा से नाराज़ कर दिया है। तो ये सारी सूरत हाल थी, इसमें लम्हा तेज़ी के साथ तब्दीली आ रही है। सबसे अहम किरदार जो है वो नेतन्याहू का है। वो ये कहते हैं कि मेरे मुल्क में ये समझा जाता है कि मैं हर चीज़ डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे करता हूँ, यहाँ मेरे पे इल्ज़ाम है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप की सारी बातें मानता हूँ और डोनाल्ड ट्रंप के मुल्क के अंदर मेरे पे इल्ज़ाम ये है कि मैं मेरे कहने पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुख्तलिफ काम करते हैं। तो वो कहते हैं दोनों मुल्कों के अंदर अलग-अलग वर्जन है। यहाँ मेरे पे इल्ज़ाम है कि मैं ट्रंप की बात मानता हूँ, वहाँ ट्रंप पे इल्ज़ाम है कि वो मेरी बात मानते हैं और वहाँ पे लोग ये कहते हैं कि मेरा कहना जो है वो चलता है। तो ये तमाम चीज़ें पब्लिक के अंदर आ गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है, क्योंकि जेडी वेंस बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस तमाम चीज़ों का उनका अपना पॉलिटिकल करियर भी इसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो अगले टर्म में सदारती उम्मीदवार के तौर पर जो है वो जो डेमोक्रेट पार्टी है उसके उम्मीदवार हो सकते हैं। उनकी और मार्को रूबियो के दरमियान जो है वो मुकाबला मुतवक्का है कि जब पार्टी इंटरनली डिसाइड करेगी कि कौन सदर अमेरिका होगा। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी आपके सामने बयान की, जा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।